क्राइम, ये वो नाम है जिसे सुनने के बाद में इंसान सहम जाता है। लेकिन दोस्तों, क्राइम सिर्फ वर्ड्स नहीं है। क्राइम को अगर देखा जाए तो इंसान क्राइम को करने से पहले एक बड़ी प्लानिंग करता है, और वो इस तरीके से प्लानिंग करता है कि क्राइम करने के बाद में वो बिल्कुल साफ साफ बचकर निकल जाए और किसी को कानो कान खबर ना चले, यानी एक परफेक्ट क्राइम। लेकिन अगर कहा जाए क्राइम की दुनिया में, तो परफेक्ट क्राइम जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता। क्राइम करने वाला बड़े ही बड़ी प्लानिंग के साथ में, बड़ी ही सतर्कता के साथ में क्राइम करे, लेकिन पुलिस अगर अपने पे आती है तो कातिल चाहे आसमान पर छुप जाए या फिर पाताल में चला जाए, लेकिन पुलिस उस कातिल को ढूंढ लाती है। और आज की कहानी के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। दरअसल पुलिस के पास में ऐसा एक ब्लाइंड क्राइम का एक केस आता है, और उसके बाद में पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, जो शुरू में इम्पॉसिबल लग रहा था, महज 4 दिन के अंदर ही पुलिस इस केस को पॉसिबल बनाती है। और कातिलों को पकड़कर जब पुलिस थाने लेके आती है और जब उनसे पूछताछ करती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जिसे देखने और सुनने के बाद में पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाविज मलिक, और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। और इसी फतेहपुर के अंदर एक थाना लगता है, असोथर थाना। और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, टीकर गांव। और इसी टीकर गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया है, इनका नाम है राम सुमेर। इनकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास है। और इनकी जो पत्नी है उसका नाम है रेणु देवी, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है। दरअसल 13 जनवरी साल 2026 को जो राम सुमेर होते हैं, अपनी पत्नी से ये कहकर जाते हैं कि वो खेत की साइड जा रहे हैं, कुछ फसलों वगैरह को देखेंगे और उसके बाद जल्द लौट आएंगे। रेणु देवी कहती है ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। उसके बाद में राम सुमेर जो होते हैं अपने खेतों की साइड निकल जाते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है। ऑलमोस्ट जो दिन होता है वो ख़त्म होने वाला होता है और रात की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन राम सुमेर अभी तक लौट कर नहीं आए थे। अमूमन ऐसा कभी हुआ नहीं था कि पति जो थे वो खेत पर गए और इतने टाइम तक लौट कर नहीं आए। तो जो रेणु देवी होती है उससे अपने पति की चिंता होती है। तो सबसे पहले वो अपने पति का मोबाइल नंबर ट्राई करती है, ताकि ये पता चल सके कि वो कितनी देर में घर वापस लौट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रेणु देवी अपने पति का मोबाइल नंबर तो लगाती है, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब रेणु देवी के दिल में ये ख्याल आता है कि हो सकता है कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो और थोड़ी बहुत देर में लौट आए। लेकिन 1 से 1.5 घंटे का और समय गुजर जाता है, लेकिन राम सुमेर का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। ना तो वो अपने घर वापस आए थे और न एक भी बार उनका मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ था। लिहाजा पत्नी को जब चिंता होती है तो अपने पति को ढूंढना शुरू करती है। बाकी के जो रिलेटिव्स होते हैं, गांव वाले होते हैं, पड़ोसी होते हैं, सबको भी पूछताछ करती है कि किसी ने राम सुमेर को देखा क्या। देखते ही देखते ये जो खबर होती है पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है कि राम सुमेर अभी तक घर लौट कर नहीं आए। अब पूरा गाँव राम सुमेर को ढूंढ रहा है। पूरी रात इसी ही कश्मकश में गुजर जाती है। जो पत्नी रेणु देवी होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके पति बिना बताए घर से कहीं ऐसे ही चले गए हों। और आज वो लौट कर नहीं आए हैं, कहाँ चले गए किसी को कोई जानकारी नहीं है। लिहाजा उसके बाद में अगले दिन जो राम सुमेर का खेत होता है, उसी खेत के बगल में एक अरहर का खेत भी है। अब गांव वाले लोग खेत की साइड जाते हैं। उस अरहर के खेत में राम सुमेर की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। अब जैसे ही गांव वालों को डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, वो तुरंत इस बात की सूचना राम सुमेर की पत्नी रेणु देवी को देते हैं। अब जैसे ही बेचारी रेणु देवी को ये पता चलता है, वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी डेड बॉडी के पास पहुंचती है। अपने पति को देखने के बाद में, उसकी ये अवस्था देखने के बाद में ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। तुरंत वहीं से कोई व्यक्ति सीधा इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दे देता है। पुलिस की जो टीम होती है तुरंत मौके पर पहुँच जाती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो वहाँ पर लोगों का एक हुजूम खड़ा होता है। पुलिस जैसे तैसे कर डेड बॉडी के पास तो पहुँचती है, लेकिन जब डेड बॉडी की हालत देखती है तो उसे देखने के बाद में पहली नज़र में ही ये समझ आ जाता है कि राम सुमेर की हत्या कर दी गई है। और हत्या भी इस तरीके से की गई है कि उनके गले पर किसी ने तेज़ धारदार हथियार को कई बार चला दिया है, जिसकी वजह से राम सुमेर की मौके पर ही मौत हो गई है।
हालांकि डेड बॉडी जब पुलिस वालों ने देखी और आसपास जो खून के छींटे पड़े हुए थे, उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि सुमेर सिंह की हत्या लगभग 8 से 9 घंटे पहले कर दी गई है। यानी ये बात साफ थी कि जिस समय सुमेर सिंह गायब हुए थे, अपने खेत पर आए थे, उसी समय सुमेर सिंह की हत्या हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये भी था कि आखिरकार सुमेर सिंह की हत्या उसके खेत के पास में कौन आकर करेगा। अब ये तमाम तरीके की चीज़ें पुलिस के जहन में चल रही हैं। उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी के आसपास पूरे इलाके को पूरी तरीके से सील करते हैं और बारीकी से चेक करना शुरू करते हैं। शायद कातिल ने कोई ऐसा क्लू छोड़ा हो, कोई ऐसा सबूत पुलिस को मिल जाए जिससे कातिल तक पुलिस आसानी से पहुंच जाए। लेकिन पुलिस की किस्मत कहें या फिर कुछ और, पुलिस को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी का पंचनामा करते हैं और उस डेड बॉडी को सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी। हालांकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी कि हत्या किस किस तरीके से की गई है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इधर पुलिस वाले इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले सुमेर सिंह की जो पत्नी होती हैं रेणु देवी, इनसे पूछताछ करती है। और रेणु देवी से पूछा जाता है, क्या तुम्हें इस हत्या को लेकर किसी के ऊपर कोई डाउट है, कोई शक है, किसी से कोई झगड़ा हुआ, किसी से कोई पैसों का लेन देन, कोई ज़मीनी विवाद। लेकिन जो रेणु देवी होती हैं वो कहती हैं कि साहब हम तो बहुत गरीब लोग हैं और हमारा किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं होता। उसके जो पति हैं बहुत ही सीधे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, कभी उनका किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ना मुझे किसी के ऊपर कोई शक है, ना किसी के ऊपर डाउट है। लेकिन जिसने भी मेरे पति की हत्या की है साहब, वो बचना नहीं चाहिए, वो पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस वाले भी रेणु देवी को आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो होना था सो हुआ है, होने को कौन टाल सकता है। लेकिन कातिल जो भी है वो पकड़ा भी जाएगा और उसकी नस्लें याद रखेंगी कि उसको किस तरीके की सज़ा मिलती है। हालांकि पुलिस वाले इस केस की छानबीन शुरू करते हैं, लेकिन खेत के आसपास ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद था और ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो पुलिस को कुछ बता सके। और इसी कश्मकश में तकरीबन 2 दिन का समय गुजर जाता है। 2 दिन का समय गुजरने के बाद में पुलिस वाले इस गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं और साथ के साथ पुलिस वाले खुद भी आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं। अब गांव के अंदर मुखबिर भी घूम रहे हैं, पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है। तो पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं मुखबिरों के थ्रू, अपने थ्रू, कि जिसे सुनने के बाद में पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि शायद ये पति भी इसी तरीके की चीज़ों की भेंट चढ़ गया। पुलिस को पता चलता है कि राम सुमेर के उसकी पत्नी रेणु देवी के साथ में रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे और आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा, तकरार, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस को पता चलती हैं तो एक महिला के पति की हत्या हुई थी, तो डायरेक्टली उससे पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी शक के आधार पर कि तुमने कत्ल किया है। इसलिए पुलिस वाले फैसला करते हैं कि जो रेणु देवी है उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाए। अब जब कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती है तो एक ऐसा नंबर मिलता है जिस नंबर पर पिछले 17 से 18 महीने से लगातार रेणु देवी बात कर रही है। अब पुलिस वालों को जब ये नंबर मिलता है तो पुलिस वाले सबसे पहले इस नंबर की डिटेल्स निकालते हैं। जब इस नंबर की डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी मालती देवी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब एक महिला का नंबर है, एक महिला ही उससे बात कर रही है, तो पुलिस यहाँ पर क्या समझे। लिहाजा उसके बाद में पुलिस फिर भी शक के आधार पर रेणु देवी और मालती देवी इन दोनों को पूछताछ के लिए थाने लेकर आते हैं। और इनसे जब पूछताछ की जाती है तो ये दोनों पुलिस की पूछताछ में हड़बड़ा जाते हैं और पुलिस के किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते। जब ये दोनों पुलिस की किसी भी बात का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते, अब पुलिस को इन दोनों के ऊपर डाउट हो जाता है। जब इन दोनों के ऊपर डाउट होता है उसके बाद में पुलिस वाले इनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं और जब इनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये दोनों अपनी जो पूरी कहानी सुनाते हैं, उस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस वालों को ना तो इनके ऊपर विश्वास था और पुलिस वाले कुछ समय तक तो इनके चेहरे को ही देखते रहते हैं। दरअसल जो रेणु देवी होती है वो पुलिस वालों से कहती है कि मेरे पति का कत्ल हम दोनों ने ही किया है। अब उसके बाद में पुलिस वाले इन दोनों से कत्ल करने के पीछे की वजह पूछते हैं। दरअसल जो मालती देवी है इसने 3 शादियां कर रखी थी और इसके जो तीनों ही पति थे वो इसको छोड़कर जा चुके थे, इसलिए मालती देवी अपने घर में अकेली थी। इसी बीच में मालती देवी की जो मुलाकात होती है राम सुमेर की पत्नी रेणु देवी से होती है। रेणु देवी से जब मुलाकात होती है दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है कि घंटों घंटों ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब फ़ोन पे बातचीत करना शुरू करते हैं तो उसके बाद में ये फ़ोन पर कुछ इस तरीके की बातें करते हैं कि इन दोनों के दिमाग में उत्तेजना जाग जाती है
और उसके बाद में ये दोनों समलैंगिक रिश्तों में आ जाते हैं, यानी लेस्बियन। अब उसके बाद में लड़की ही लड़की के प्रेम संबंध में कुछ इस तरीके से पागल होती है कि राम सुमेर जब भी अपने घर से बाहर जाता है तो जो मालती देवी होती है राम सुमेर के घर पे पहुंच जाती है। और उसके बाद में राम सुमेर की पत्नी रेणु देवी के साथ में जो समलैंगिक संबंध होते हैं वो संबंध बनाती है और उसके बाद में अपने घर वापस चली जाती है। हालांकि मालती देवी को पूरे गांव के अंदर कोई व्यक्ति भी सही नहीं कहा करता था। इस वजह से राम सुमेर को भी लोग बताते हैं कि मालती देवी अक्सर तुम्हारे घर बैठा करती है। अब कोई गलत इंसान है और किसी के घर जाएगा तो उस इंसान को डाउट भी होगा कि भाई ये मेरे घर क्यों बैठ रहा है। उसके बाद में राम सुमेर भी इस बात को जानने के लिए एक चाल चलता है। उसके बाद में वो अपने घर से निकलता है और थोड़ी ही देर के बाद में घर वापस आ जाता है। लेकिन जब वो घर वापस आता है तो अपने कमरे का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उसकी पत्नी जो रेणु देवी थी वो उसकी ही दोस्त मालती देवी के साथ में बुरी तरीके से लिपटी हुई थी, जैसे कोई पति पत्नी एक दूसरे से लिपट कर शारीरिक संबंध बना रहे हों। अब इस तरीके से राम सुमेर जब अपनी पत्नी को देखता है तो उसके तो समझ नहीं आता कि आखिरकार इस कमरे के अंदर ये चल क्या रहा है। उसके बाद में राम सुमेर इस मालती देवी को बहुत ज़्यादा डांटता डपटता है और उससे अपने घर से जाने को कहता है और कहता है कि आइंदा से तुम्हें अपने घर के आसपास भी ना देख लूं। उसके बाद में अपनी पत्नी को भी थोड़ा बहुत डांटता है। उसके बाद अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम जिस राह पर चल रही हो ये राह बिल्कुल सही नहीं है। अब उसके बाद में जो मालती देवी थी ये अपने घर चली जाती है, रेणु देवी इधर गुमसुम सी है। अब इन दोनों के बीच में मोहब्बत कुछ इस तरीके से बढ़ चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे के बिन रह नहीं पा रहे थे। लेकिन इधर जो राम सुमेर था ये अपनी पत्नी और मालती के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चाह कर भी रेणु देवी और मालती देवी एक दूसरे के साथ में मुलाकातें नहीं कर पा रहे थे। अब चूंकि जो रेणु देवी थी और जो मालती देवी थी जो एक दूसरे के साथ में समलैंगिक रिश्तों में थे, ये दोनों शादी करने का फैसला कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन उधर जो राम सुमेर था ये रेणु देवी और मालती देवी के ऊपर कुछ इस तरीके से पैनी नज़र रखे हुए था कि चाह कर भी ये दोनों एक दूसरे से मुलाकातें नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि हम फ़ोन पे ही बातचीत करना शुरू करते हैं। और उसके बाद में रेणु देवी और मालती देवी फ़ोन पे बातचीत करना शुरू करते हैं और फ़ोन पे ही इनकी जो हसरतें थी उन हसरतों को निकालते हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों शादी करने का फैसला कर चुके थे और जो मज़े इन्हें मिल के मिलते थे वो फ़ोन पर कहाँ मिल रहे थे, इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि अगर राम सुमेर इस दुनिया में रहेगा तो हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, कभी भी हम दोनों शादी नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि राम सुमेर को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। हालांकि जो राम सुमेर की पत्नी रेणु देवी होती है वो पहली बार में ही इस बात को मान जाती है और कहती है कि हाँ ये बात सही है, अगर हम लोग राम सुमेर को मार देंगे तो उसके बाद में हम दोनों एक दूसरे से शादी कर कर एक दूसरे के साथ में हमेशा हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं, ऐसे ही प्यार कर सकते हैं। उसके बाद में इनके लिए मुश्किल ये थी कि आखिरकार ये दोनों चाहकर भी राम सुमेर को इस दुनिया से नहीं हटा सकते थे। इसलिए रेणु देवी इस बात की जिम्मेदारी मालती देवी को देती है और वो कहती है कि ये काम तुम्हारे जिम्मे है, इस काम को तुम्हें करना है। इसलिए मालती देवी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेती है और उसके बाद मुलाकात करती है एक व्यक्ति से जिसका नाम होता है जितेंद्र गुप्ता, जो कि मालती देवी को पहले से जानता था। जितेंद्र गुप्ता जो कि एक ऑटो चालक है, उससे जब ये पूरी प्लानिंग बताती है और कत्ल की बात करती है तो जो जितेंद्र गुप्ता होता है वो 60,000 रुपये की डिमांड करता है। वो कहता है कि इस काम को मैं बहुत आसानी से करता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें 60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब उसके बाद में मालती देवी आती है और रेणु देवी को इस पैसों के बारे में बताती है कि वो कत्ल करने के लिए तैयार तो है लेकिन 60,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। रेणु देवी कहती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, 60,000 रुपये का बंदोबस्त मैं तुम्हें करके दूंगी। 8,000 रुपये बयाने के तौर पर मालती देवी को देती है और मालती देवी वो पैसे ले जाकर जितेंद्र गुप्ता को दे देती है। अब जितेंद्र गुप्ता को जब ये पता चलता है कि हाँ 8,000 रुपये मेरे पास एडवांस के तौर पे आ चुके हैं और बाकी के पैसे काम होने के बाद में मिल जाएंगे तो उसे भी संतुष्टि हो जाती है। और उसके बाद में प्लान के मुताबिक 13 जनवरी साल 2026 को जो रेणु देवी होती है वो अपने पति राम सुमेर को किसी भी बहाने से उसके ही खेत के पास ट्यूबवेल के पास लेकर पहुंचती है, जहां पर पहले से ही घात लगाए जितेंद्र गुप्ता अपने 2 दोस्तों के साथ इंतजार कर रहा था, जिसमें एक का नाम था राजू सोनकर और एक का नाम था राम प्रकाश। और 60,000 रुपये में ये 3 पार्टनर हो चुके थे और कत्ल इन्हें एक करना था। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20-20 हज़ार रुपये में ये लोग एक इंसान को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार थे। अब उसके बाद में चूंकि जनवरी का महीना है तो गांव के अंदर कोहरे बहुत ज़्यादा आते हैं। अंधेरी रात में कोई वहां पर निकल बैठ नहीं रहा था
और उसी बीच में तुरंत ये तीनों राम सुमेर के ऊपर टूट पड़ते हैं और गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब गला दबाकर हत्या तो हो जाती है, लेकिन ये तीनों संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद में जो चाकू ये लेके आए थे वो उसके गले पर फेर देते हैं। जब इन्हें संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, राम सुमेर की मौत हो चुकी है, उसके बाद ये सारे लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। प्लान के मुताबिक जो रेणु देवी होती है थोड़ी ही देर के बाद में नाटक करना शुरू कर देती है और अपने पति को ढूंढना शुरू कर देती है, रिश्तेदारों की मदद से, गाँव वालों की मदद से। और अगले ही दिन सुबह को ये सारे लोग जो होते हैं, जितेंद्र गुप्ता वगैरह वगैरह, ये उसी खेत के आसपास जाते हैं और राम सुमेर की डेड बॉडी देख लेते हैं और इस बात की सूचना रेणु देवी को देते हैं। रेणु देवी जब डेड बॉडी को देखती है, ज़ारो कतार फूट फूट कर रोने लग जाती है। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस जब इस पूरे केस की तफ्तीश करती है तो महज चौथे दिन ही पुलिस इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर जब इनसे पूछताछ करती है तो पूरा सच ऐसे सामने आता है कि जैसे कोई खुली किताब हो। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक महिला जो समलैंगिक संबंधों में एक महिला के साथ बनती है और उसके बाद में अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो अपने पति का कत्ल कराती है और खुद अपने आप ही विधवा बन जाती है। आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूं दोस्तों कल के दिन आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।